ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। नमस्कार। जिंदगी एक सफर है और यात्रा के कई पड़ाव होते हैं। जब कोविड महामारी की शुरुआत हुई तो हम सबका जीवन अस्त व्यस्त हो गया। बिना दवाई के इस बीमारी से कैसे लड़ेंगे, ये सोच सोच कर ही ज्यादातर लोग हताश और परेशान होने लगे। ऐसे में सरकार ने जागरूकता फैलाने के लिए कई पहल की। इसी श्रृंखला में आकाशवाणी का ये कोविड जागरूकता कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण कदम रहा। अब देखिए ना, जब नोवेल कोरोना वायरस को 1 साल से कुछ ही ज्यादा समय हुआ है, तो ये कार्यक्रम भी आज 250वें अंक तक जा पहुंचा है। इस सुखद उपलब्धि तक पहुंचने में आप सभी श्रोताओं का स्नेह शानदार रहा। देश के कोने कोने से आप सब प्रतिदिन तत्परता और उत्सुकता से हमसे जुड़ते रहें और फोन कॉल्स के सहारे कोरोना से जुड़ी अपने मन की उलझन हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञों से सुलझाने के लिए सवाल पूछते रहे। ये सफर यहां तक पहुंचा क्योंकि इसके पीछे देश भर के वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञों का अनुपम योगदान रहा। अपने व्यस्त समय में से आकाशवाणी के माध्यम से श्रोताओं को जागरूक करने के लिए वो समय निकाल ही लेते हैं। हम सभी स्वास्थ्य विशेषज्ञों और आप श्रोताओं का आभार प्रकट करते हैं। चूंकि कोरोना का कहर जारी है, इसलिए हमारे कार्यक्रम का सिलसिला भी जारी रहेगा और इसी उत्साह के साथ आप सब इससे जुड़े रहिए। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। डॉक्टर वार्ष्णेय, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। डॉक्टर वार्ष्णेय, एक तरफ दुनिया भर में वैक्सीन को लेकर चर्चा हो रही है, भारत में भी इमरजेंसी अप्रूवल के लिए कई आवेदन दिए गए हैं। इस बीच खबर यह है कि फाइजर कंपनी की जो वैक्सीन दुनिया के अलग अलग देशों में लग रही है, उनमें से कुछ लोगों को समस्याएं हुई हैं और अब कंपनी ने कहा है कि जो लोग एलर्जी से प्रभावित होते हैं उनको ये वैक्सीन न दी जाए। क्या कहेंगे आप? हाँ, देखिए, ये वैक्सीन का जो सबसे बड़ा कॉमन साइड इफेक्ट होता है कि कुछ लोगों को एलर्जिक होते हैं, खासतौर से जिनमें टेंडेंसी होती है एलर्जी की जी। तो उन लोगों में वैक्सीन के कुछ कंपोनेंट होते हैं जो रिएक्शन कर सकते हैं। तो सिंपल एलर्जी चीजें भी हो सकती हैं, जैसे खुजली हो गई या रैश हो गई या आई में कोई जलन हो गई। ये तो सिंपल है, पर कई बार सीवियर एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकती है, जिसमें सांस लेने में परेशानी हो सकती है या और समस्याएं भी आ सकती हैं। तो इसलिए उन्होंने ये सावधान किया कि जिन लोगों को पहले से कोई एलर्जिक बीमारियां हैं वो इस वैक्सीन को अवॉइड करें। जी। भारत में भी 2-3 कंपनियों ने इमरजेंसी अप्रूवल के लिए आवेदन दिया है। सरकार ने और डेटा उन कंपनियों से मांगे हैं। ऐसे में आप जैसे वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ से श्रोताओं के मन में भी ये आशंका होगी कि आप उसका समाधान करें कि सरकार कब ये निर्णय लेती है और किन आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि हाँ, अब इमरजेंसी अप्रूवल फला कंपनी को दे दिया जाना चाहिए। देखिए, जनरली जो वैक्सीन डेवलपमेंट है एक बहुत लंबा समय लेता है जी। परंतु चूंकि ये महामारी इस समय बहुत तेजी से फैली हुई है तो सब लोगों को ये होता है कि हम तेजी से इसको वैक्सीन डेवलप करें और जो सरकारें भी चाहती हैं कि वो वैक्सीन जल्दी आए, तो बहुत सी चीजें जो है वेव कर दी गई हैं और वो इमरजेंसी अप्रूवल के तहत जो है प्रोसेस की जा रही है वैक्सीन। लेकिन इसमें इतना जरूरी है कि वैक्सीन, देखिए, सेफ्टी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। क्योंकि अगर हम किसी को वैक्सीन से फायदा दे पाए, नया भी दे पाए, परंतु सेफ होनी चाहिए, उस वैक्सीन की वजह से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। खासतौर से कई बार वैक्सीन से जो है न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, पैरालिसिस भी हो सकती है रेयर केस में या और चीजें हो सकती हैं। तो अभी गवर्नमेंट जो है सारी वैक्सीन कंपनियों से अपने डाटा देने को कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर वैक्सीन की अभी फेज 3 ट्रायल चल रही है। फेज 3 ट्रायल का मतलब होता है कि एक बड़े ग्रुप में 8-10 हजार लोगों में पेशेंट पे जो है ट्रायल किया जाता है और ये देखा जाता है कि उनके सबसे पहले तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फिर उसकी एफिकेसी देखी जाती है
और ज्यादातर वैक्सीन 2 शॉट की वैक्सीन है। पहले एक शॉट दिया जाता है, फिर 3 से 4 हफ्ते के बाद दूसरा शॉट दिया जाता है, और जब वो दूसरे शॉट के बाद 15 दिन के बाद उसमें एंटीबॉडी डेवलप होने की संभावना होती है। तो इस तरीके से वैक्सीन डेवलपमेंट अपना समय लेती है। तो गवर्नमेंट अभी हर कंपनियों ने इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है, परंतु वो उनसे कह रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारे को अपने डाटा दीजिए। उसको फिर एक एक्सपर्ट ग्रुप होता है, वो इवेल्युएट करेगा इंडिपेंडेंटली कि भाई जो डाटा है इससे कितने पेशेंट को मतलब फायदा पहुंचा, एटलीस्ट नुकसान नहीं पहुंचा। अगर 50 ज्यादातर वैक्सीन लोग तो कह रहे हैं कि हमारी वैक्सीन जो है 60-70% से लेकर 90-95% तक इफेक्टिव है, परंतु अगर कोई वैक्सीन 50-60% भी इफेक्टिव है लेकिन अगर उसके साइड इफेक्ट नहीं है तो उसको भी इमरजेंसी अप्रूवल दिया जा सकता है। तो ये अभी एक प्रोसेस चल रही है, और चूंकि सभी की चिंता ही है, सरकारों की भी चिंता है कि भाई कम से कम लोग बीमार पड़े बीमारी से, और नेचुरल तरीके से अगर हमारा का इन्फेक्शन फैलता है तो उसमें काफी लोगों को बीमार भी होने की संभावना है और मॉर्टिलिटी भी ज्यादा होने की संभावना है। तो इसलिए कोशिश ये है कि अगर वैक्सीन आ जाए तो इस तरीके से हम वैक्सीन देकर महामारी से बचा सकते हैं, और खासतौर से उन ग्रुप को जिनमें के जो हेल्थ वर्कर हैं जो सामने फ्रंट में हैं, या जो पुलिस, पैरामिलिट्री या आर्मी ऑफिसर्स हैं जो फ्रंट में ड्यूटी कर रहे हैं, या ऐसे लोग जो 50 साल के ऊपर के हैं और जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, डायबिटीज की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, गुर्दे की बीमारी है, लंग्स की बीमारी है, तो ऐसे लोग प्रायोरिटी में होंगे, क्योंकि इन लोगों में जो है वो इन्फेक्शन होने की और मॉर्टिलिटी होने की संभावना ज्यादा है। तो पहली प्रायोरिटी ये होगी कि अगर वैक्सीन डेवलप हो जाए तो इन लोगों को दी जाए। जी डॉक्टर वार्ष्णेय, जितने भी श्रोता हैं या जितने भी देश के नागरिक हैं, उनको लगता है कि वैक्सीन आने से इस महामारी का समापन हो जाएगा। ब्रिटेन में फाइजर कंपनी के द्वारा जो वैक्सीन बनाई गई है वो लोगों के बीच टीकाकरण शुरू हो चुका है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भले ही टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, लेकिन लोगों को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अगले वर्ष दिसंबर तक जारी रखना होगा। क्या मायने हैं इसके? हाँ, देखिए ये बहुत ही अच्छा जो है आपने सवाल किया। इसका कारण देखिए हम बताते हैं कि कोई भी बीमारी ये मान के चलते हैं हम लोग कि अगर 60 से 70% जो है उस देश की पॉपुलेशन अफेक्टेड हो जाए, उसमें इन्फेक्शन हो जाए या इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, तो वो बीमारी का कंट्रोल हो पाता है। अब एक तरीका तो ये होता है कि नेचुरल तरीके से 60-70% लोग बीमार हो जाएं और उनको इन्फेक्शन होता है। दूसरा ये होता है कि कुछ लोग को इन्फेक्शन हुआ, उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो गई और काफी लोगों को हमने वैक्सीनेशन से कवर कर दिया। परंतु आप ये देखिए कि कोई भी देश है, अगर उसकी 60 से 70% पॉपुलेशन को इम्यूनाइज करना है, चाहे नेचुरल इन्फेक्शन से या वैक्सीन से, तो उसमें वक्त लगेगा। और अगर हम अपने देश की बात लें तो हमारे देश की पॉपुलेशन 130-135 करोड़ है। 130-135 करोड़ का मतलब होता है कि लगभग 80 करोड़ लोगों में इम्यूनिटी डेवलप होनी चाहिए, बिल्कुल, तब वो इन्फेक्शन रुक पाएगा। तो आप ये सोचिए कि कितनी बड़ी एक्सरसाइज है। तो इसलिए जब तक ये सब चीज होती है, जब तक नेचुरल इन्फेक्शन से इम्यूनिटी डेवलप होती है या हम वैक्सीन दे पाते हैं लोगों को, तब तक सावधानी सबको रखना बहुत जरूरी है। और ये प्रोसेस 1 साल से लेकर 2-3 साल तक भी लग सकता है। जी बिल्कुल। इसलिए अगर वैक्सीन आ भी गई है कुछ देशों में, तो वहां की भी सरकारें लोगों से यही अनुरोध कर रही है। और प्रधानमंत्री ने तो साफ तौर पर कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन आंदोलन की शुरुआत की है। आप सबको उस आंदोलन से जुड़ने की जरूरत है। करना बस आपको ये है कि आप जहां भी जाइए मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर रखिए और अपने हाथ और मुंह को बार बार साफ करते रहिए। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। राजस्थान के बाड़मेर से त्रिलोक राम जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस से जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है वो क्या देहदान कर सकता है? देखिए, अगर कोरोना वायरस है तो इस समय गवर्नमेंट की बहुत ही स्ट्रिक्ट लाइन है। देहदान की बात तो आप छोड़ दीजिए, अभी तो उसका जो दाह संस्कार भी है वो भी जो है एक रैप्ड जो है अच्छी तरीके से उसको पैक किया जाता है अस्पताल से, और ज्यादातर वो बॉडी जो है सीधे शमशान घाट पहुंचाई जाती है। और उस व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को जो दाह संस्कार के हमारे संस्कार होते हैं छूने के या नहलाने के, वो भी नहीं अलाउड होते, क्योंकि ये वायरस बहुत इन्फेक्टेड होता है और ये स्वस्थ व्यक्तियों को फैल सकता है। इसलिए दान मतलब शरीर दान या अंग दान की बात छोड़ दीजिए, उसके दाह संस्कार में भी लोग जो है
वो उसको नहीं छूने की परमिट। जी हाँ, बिल्कुल, अंगदान महादान है, लेकिन कोविड संक्रमण के इस दौर में बहुत सारे एहतियात के कारण और संक्रमण दूसरे लोगों तक न पहुंच पाए, इसलिए सरकार ने कोरोना संक्रमितों की जो मौत हो रही है उनके अंगदान पर अभी प्रतिबंध लगा रखा है। अब्दुल खालिक जी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। पूछिए अपना सवाल। ये है हमारा सांस बहुत फूलता है जी, और मास्क लेने में तकलीफ होता है, इसलिए क्या करा जाए? इनके देखिए, अगर आपको पहले से कोई सांस की बीमारी है, मतलब अभी नहीं फूल रहा, पहले से मान लीजिए आपको कोई एस्थमा की या सीओपीडी की या कोई हार्ट की या कोई है, तो उसका फिर आप पूरी तरीके से निदान करें और उसका उचित इलाज करें। ये बात निश्चित है कि देखिए, जिन लोगों को पहले से सांस की बीमारियां हैं, जिनको मान लीजिए एस्थमा की बीमारी है, सीओपीडी की बीमारी है या हार्ट की बीमारी है और उनको पहले सांस फूलता है, उन लोगों को मास्क लगाने में वाकई तकलीफ होती है और ज्यादा सांस घुटन होती है। तो ऐसे लोग, एक तो ये होता है कि अपनी जो दवाइयां हैं वो अपने डॉक्टर से निश्चित करा लें, नियमित करा लें और पूरी तरीके से लें, कभी दबा रहे। और दूसरा, कोशिश करें कि ऐसे भीड़ वाले इलाके में या ऐसी जगह अवॉइड करें जहां मास्क है, क्योंकि अगर आप घर के भीतर बैठे हैं और तो मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। और जहां आपको बाहर जाना है तो कोशिश करिए कि इस समय जब तक ये कोरोना का रोकथाम चल रही, बहुत ही आवश्यक कार्य है तभी आप बाहर जाएं, अन्यथा बाहर ना जाएं, क्योंकि नेचुरली जिन लोगों को पहले सांस की बीमारी है उन्हें मास्क लगाने में थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी। जी हाँ, थोड़ी परेशानी जरूर है, लेकिन जैसा कि डॉक्टर वार्ष्णेय बता रहे हैं कि जहां तक संभव हो घर में ही रहें, लेकिन अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि इस समय वही आपके लिए कवच की भूमिका में है। हरियाणा के सिरसा से पप्पू राम जी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम सर जी, राम राम। राम राम। डॉक्टर साहब को भी राम राम। जी राम राम। डॉक्टर साहब, मेरे 2 प्रश्न है जी। एक तो ये प्रश्न है, जैसे किसी भाई को कोरोना हो जाए जी, उसके पास मक्खियां देखते हैं तो वो छींकता है, तो मक्खियों के द्वारा ये कोरोना क्या फैल सकता है क्या? ठीक है जी नहीं, देखिए, ये कोरोना मक्खियों से नहीं फैलता। जी, अपना दूसरा सवाल पूछ लीजिए पप्पू जी। उनसे संपर्क टूट गया। डॉक्टर वार्ष्णेय ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है और वो छींक रहा है और वहां पर मक्खियां भी भिनभिना रही हैं, तो क्या मक्खियों के माध्यम से भी संक्रमण का प्रसार हो सकता है? नहीं, अभी तक देखिए कोई भी मक्खी हो, मच्छर हो या कोई एनिमल है उसके द्वारा संक्रमण नहीं हुआ, लेकिन जब वो कोई खांस रहा है या छींक रहा है तो वो वायरस उसकी छींक और उससे हवा में आ जाते हैं। अगर उसने मास्क नहीं लगाया तो वो वायरस पूरी जगह फैल जाते हैं, और दूसरे व्यक्ति ने भी मास्क नहीं लगाया और वो उससे 3 से 6 फीट की 3 फीट की कम दूरी में है, तो उसको चूंकि वो डायरेक्ट उस हवा को लेगा तो उससे संक्रमण होता है। तो ये संक्रमण अभी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है, कोई भी खाने की वस्तु से या किसी भी जानवर या उससे अभी तक कोई ऐसे प्रमाण नहीं आए जिससे कि संक्रमण फैला। जी बिल्कुल। बिहार के सीतामढ़ी से सुजीत पाठक जी जुड़ चुके हैं। सुजीत जी, कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। पूछना था कि अभी वैक्सीन तो आई नहीं है, फिर भी लोगों में कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है, कोई सार्वजनिक परिवहन में कोई ऐसे कुछ सुरक्षित नहीं है, तो इसमें कैसे बचा जाए? बहुत ही गंभीर। देखिए, हाँ बिल्कुल, ये आपकी चिंता देखिए बहुत ही स्वाभाविक है, और जो भी हमारे मतलब इस तरीके के नागरिक हैं जो चिंता कर रहे हैं, जो समाज के बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, उनको हमेशा ये चिंता रहती है कि भाई दूसरे लोग जो है वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको हम कहते हैं उसका पालन क्यों नहीं कर रहे, वो मास्क लगाने से क्यों नहीं लगाना चाहते, या प्रॉपर तरीके से मास्क नहीं लगाते, मास्क लगाए हुए हैं तो उसको सिर्फ लटकाए हुए हैं, ठोड़ी पे लगा लिया। क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि देखिए, जब भी आप मास्क लगाएं तो वो अच्छी तरीके से आपके नाक और मुंह को ढकना चाहिए, और आप जहां तक वो सामाजिक दूरी जितनी है बना के रखें और अपने हाथों की सफाई रखें। ये बार बार ये बात होती जा रही है, क्योंकि जब तक वैक्सीन, देखिए एक तो वैक्सीन आने में अभी समय है, फिर वैक्सीन आने के बाद भी इतने करोड़ों लोगों तक वैक्सीन पहुंचना और उनको लगना, उसमें भी बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। तब तक मास्क ही हमारी
सुरक्षा है। तो मास्क और सामाजिक दूरी, यही दो चीजें हैं जो हमें इस बीमारी से बचा सकते हैं। और लोगों को इसके बारे में बहुत ज्यादा जागरूक किया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि आप जैसे जागरूक व्यक्ति हैं, वो अपने आसपास जितने, अगर सभी मिलके एक दूसरे को जागरूक करें तो शायद जो लोग नहीं भी लगा रहे या जो नहीं पालन कर रहे हैं वो भी पालन करेंगे। दूसरा, देखिए कई जगह सरकारों ने दंड का प्रावधान भी रखा है कि जो लोग मास्क नहीं लगा रहे सामाजिक जगह पे, स्थानों पे, उनको दंड भी दिया जा रहा। पर मैं सभी लोगों से ये आग्रह करूंगा कि दंड का रास्ता उचित नहीं है। हमें स्वाभाविक तरीके से ये नियम ऐसे पालने चाहिए जो हमारी भी सुरक्षा करेंगे, हमारे परिवार की भी सुरक्षा करेंगे, हमारे पड़ोसियों की भी सुरक्षा करेंगे और पूरे समाज की सुरक्षा करेंगे। बिल्कुल ठीक। और प्रधानमंत्री ने कई अवसरों पर कहा है कि जान है तो जहान है, और हम सबको ये समझने की जरूरत है, जो सुजीत जी का विषय है कि बहुत सारे लोग जानते हुए भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। उन सबको ये समझना होगा कि अगर वो संक्रमित हो गए तो उनके परिवार के लोग संक्रमित हो जाएंगे। और कई अवसरों पर देखा गया है कि संक्रमण इतनी तेजी से फैलता है कि फिर स्वास्थ्य विशेषज्ञों के हाथ में भी कुछ चीजें नहीं रह जाती हैं। इसलिए संक्रमण से बचे रहिए और उसके लिए बहुत जरूरी है सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करिए। बिहार के भागलपुर से परशुराम जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते जी, मैं 65 वर्षीय परशुराम प्रियदर्शी हूँ जी। और काढ़ा मैं डेली ले रहा हूँ, काली मिर्च और लौंग, दालचीनी, काला नमक का। क्या ये मुझे डेली लेना चाहिए कि नहीं? इस बारे में आयुष मंत्रालय ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयुर्वेदिक पद्धति है और ये देखिए कोई भी चीज जनरली अगर हम ये सब चीजें लेते हैं तो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। फिर भी मैं ये कहूंगा कि क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि जरूरत से ज्यादा होने पर हमें नुकसान भी कर सकती हैं, पेट में एसिडिटी कर सकती हैं, जलन कर सकती हैं। तो जो भी आप ले रहे हैं वो एक उचित, जो इस तरीके के आयुर्वेदिक के विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह लेके कि कितनी मात्रा में लेना आपके लिए स्वस्थ होगा उस हिसाब से लें, ना कि अपने मन से कितनी बार लेना है या कि उसमें कितनी कितनी मात्रा किस चीज की मिलानी है। ये जो औषधि, जो हमारा आयुर्वेदिक औषधि विभाग है, वहां से आप पूरी जानकारी लेकर उसके हिसाब से लें। जी हाँ, बिल्कुल। और भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय है उसने इस बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। आप आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर भी जानकारी हासिल कर सकते हैं और बहुत सारे स्वास्थ्य विभाग के अलग अलग पोर्टल्स पर भी इससे जुड़ी जानकारियां उपलब्ध हैं। और इसी कार्यक्रम में हम समय समय पर आयुर्वेद के विशेषज्ञों को भी आमंत्रित करते हैं और वो भी इस बारे में आप तक जानकारियां पहुंचाते हैं। ओडिशा से बुलू पटनायक जी जुड़ गए हैं। बुलू जी, स्वागत है आपका। हेलो जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? माय नेम इज बुलू पटनायक, ओडिशा स्टेट। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द RT-PCR टेस्ट? RT-PCR टेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि ये क्या है? देखिए, ये हम तो शुरू से ही आप बताएं, बेसिकली ये वायरस को टेस्ट करने के लिए होता है। इसमें हम जो है नाक और गले में जो है स्वाब लेते हैं जी, जिसमें अगर आपके गले में और नाक में इंफेक्शन है तो वो वायरस आ जाता है। फिर हम उसको एक मीडियम में डाल के और फिर मशीनों पे एक टेस्ट करते हैं। PCR का मतलब है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और RT-PCR का मतलब है कि जो हमारा ये RNA वायरस है इसको हम पहले DNA में कन्वर्ट करते हैं लैब में और फिर उसको जो है हम मल्टीप्लाई करते हैं एक मशीन के द्वारा, और उससे फिर हमें ये पता लगता है कि आपको वायरस का इन्फेक्शन है या नहीं। इसका पूरा नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये साइंटिफिक नाम है, परंतु आपको ये जानना चाहिए कि कोविड के लिए ये सबसे ज्यादा जो प्रभावी टेस्ट है वो अभी तक यही टेस्ट। जी बिल्कुल। और एंटीजन टेस्ट भी है, RT-PCR टेस्ट भी है, और जैसा कि डॉक्टर वार्ष्णेय कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्रभावी यही टेस्ट है। और अगर किसी व्यक्ति में लगता है कि संक्रमण के लक्षण हैं और एंटीजन टेस्ट नेगेटिव भी आता है तो RT-PCR की सलाह डॉक्टर वार्ष्णेय जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञ देते हैं और उसके नेगेटिव आने के बाद ही ये मान लिया जाता है कि व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी जुड़ गई हैं। रिंकी जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी, स्वागत के लिए आनंद सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद सर नमस्कार। नमस्ते। और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार।
अभी जैसे डॉक्टर साहब वैक्सीन के बारे में बता रहे थे सर, मैंने सुना तो इसी से रिलेटिव मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे सर आप लोग बोलते कि बुजुर्ग को और बच्चे को इफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते, तो सर हम बच्चों को कितने साल बच्चों को दे सकते हैं? धन्यवाद। वैक्सीन के बारे में जानना। अभी देखिए बच्चों में क्या होता है, इन्फेक्शन का रेट कम पाया गया है, ठीक है ना। तो अभी बच्चों में चूंकि ये वैक्सीन टेस्टिंग भी नहीं हुई है, इसलिए अभी बच्चों के बारे में तो कोई दिशा निर्देश नहीं है, क्योंकि अभी जो वैक्सीन का टेस्ट किया जा रहा है वो एडल्ट पे ही किया जा रहा है। तो इसलिए अभी जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सरकार की प्रायोरिटी है वो बुजुर्ग लोगों को देंगे जिनमें कोमोर्बिडिटीज है, या फिर जो हेल्थ वर्कर हैं हमारे, या जो सामने फ्रंट लाइन वर्कर होते हैं जैसे पुलिस, पैरामिलिट्री पर्सन, उनको देंगे। बच्चों में जनरली इन्फेक्शन होने की संभावना कम रहती है, या उनमें होता भी है इन्फेक्शन तो सीरियस नहीं होता, और दूसरे वैक्सीन के ट्रायल बच्चों पे नहीं किए जा रहे, तो अभी बच्चे इस वैक्सीन में नहीं इंक्लूड किए जाएंगे। डॉक्टर वार्ष्णेय, एक व्यवहारिक सवाल है। कल मैं एक अस्पताल में गया और वहां पर कुछ माताएं अपने 1 साल तक के बच्चों को लेकर आई थी, उनको कुछ समस्याएं हुई थी डॉक्टर से दिखाने, और उनके बीच एक आशंका थी कि इतना छोटा बच्चा मास्क पहन नहीं सकता, अगर हम इसको मुंह ढकने की कोशिश भी करते हैं तो वो ऊब कर उन कपड़ों को हटा देता है। ऐसे में हम क्या करें कि इन बच्चों को संक्रमण से बचाया जा सके जब वो अस्पताल जैसे जगहों पर जा रही हैं? हाँ देखिए, ये तो आपका बहुत ही एक जायज सवाल है कि जैसे खासतौर से छोटे बच्चे हैं, उनको जो प्राइमरी इम्यूनाइजेशन है उसके लिए आपको अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। तो कोशिश ये करें कि मतलब अगर बहुत ज्यादा एक टाइम स्लॉट है कहीं पे मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन फिर भी जो है सरकारी अस्पताल है उनमें भीड़ होती है, तो फिर आप अपने बच्चे को एक तरीके से देखिए उसे मास्क तो नहीं पहना सकते, पर आप अपना जो है कोई भी पहनने और बहुत हल्का सा कपड़ा जो है ऊपर से इस तरीके से रखें कि बच्चे का डायरेक्ट एक्सपोजर ना हो, और फिर जितनी जल्दी हो सकता है वो उतनी जल्दी आप वैक्सीनेशन करा के बाहर आ जाएं। यही एक तरीका है, क्योंकि वैक्सीनेशन कराना जरूरी है। लेकिन हम लोगों का अनुभव ये बताता है कि अभी लाखों करोड़ों बच्चों का देखिए वैक्सीनेशन हो रहा है, हमारे अस्पताल में भी हो रहा है, और जनरली बच्चों को इस तरीके से इन्फेक्शन नहीं हुआ है। यही एक बहुत अच्छी बात। जी बिल्कुल। मुरादाबाद से मकसूद हुसैन जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते। मेरा सवाल यह है, जो वैक्सीन है ये जो सांस के रोगी, टीबी के रोगी, शुगर के रोगी को भी दी जा सकती है, और दूसरी बात सर, जो वैक्सीन चलने लगेगी हमारे देश में, तो इसे अगर किसी को कोरोना वायरस होता है तो उसे छोड़ने के लिए कोशिश किया जाएगा और मास्क उसका हट जाएगा जिससे वैक्सीन दी जाएगी। हाँ देखिए, अभी जो वैक्सीन का पर्पज यही होता है, वैक्सीन का पर्पज होता है जब हम किसी को वैक्सीन देते हैं, जैसे और भी बीमारियों के लिए वैक्सीन उपलब्ध है, जब ये वैक्सीन हमारे शरीर में लगती है तो हमारा शरीर जो है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा लेता है उस वायरस या बैक्टीरिया के। तो यही चीज है कि वैक्सीन अगर लगेगी तो ये देखना होगा कि कितनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और जिन लोगों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी उनको फिर यह है कि इन्फेक्शन होने की संभावना काफी कम हो जाती है। परंतु अभी चूंकि वैक्सीन डेवलपमेंट की स्टेज पे है, अभी उसके पूरे रिजल्ट जब आएंगे तभी उसके बारे में पूरा बताया जा सकता है। परंतु जो दूसरा आपका सवाल है कि डायबिटीज के मरीज या और मरीज है, हाँ वैक्सीन उनके लिए जरूर दी जाएगी, क्योंकि वही लोग जो है ज्यादा बीमार होने की संभावना है या ज्यादा सीरियस बीमार होने की संभावना है। तो पहली प्रायोरिटी यही होगी कि जो व्यक्ति और बीमारियों से ग्रसित हैं उन्हें वैक्सीन, और जो ज्यादा उम्र के हैं 50 से ज्यादा साल के हैं उनको ये वैक्सीन दी जाए। डॉक्टर वार्ष्णेय, इन्होंने एक और सवाल किया कि अगर किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति को वैक्सीन लगती है तो क्या उसका मास्क तुरंत हट जाएगा? नहीं, देखिए वैक्सीन, जब मैंने पहले भी शायद बताया था कि कोरोना संक्रमित अगर व्यक्ति है तो अगर पहले उसको कोरोना हो चुका है तो फिर हमें उसका पहले वैक्सीन टेस्ट करना चाहिए। अगर उसके शरीर में ऑलरेडी जो है इम्यूनिटी डेवलप हो गई है तो फिर उसको तुरंत वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है। परंतु अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कोरोना नहीं हुआ है, जब हम उसको स्वस्थ व्यक्ति को वैक्सीन देते हैं तो वैक्सीन का जैसे मैंने पहले बताया कि 2 डोज होंगी। पहली डोज एक लगेगी, उसके बाद आपको 3 से लेकर 4 हफ्ते के बाद दूसरी डोज लगेगी, उसके 2 हफ्ते के बाद उसमें इम्यूनिटी डेवलप होनी है। तो अगर वैक्सीन लगा भी जाए तो कम से कम उसमें 6 से लेकर 8 हफ्ते का समय लगेगा जब आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होगी। तो इस बीच में तो आपको बिल्कुल ही लापरवाही नहीं बरतनी, और मास्क या जितनी भी जो कोविड एप्रोप्रिएट हम बिहेवियर बता रहे हैं या जितनी सुरक्षा की बातें बता रहे हैं वो पूरा रखना जरूरी। जी बिल्कुल।
हरियाणा के सिरसा से ओम प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार जी, ओम प्रकाश चावड़ा, धन्यवाद जी। कुछ वैज्ञानिकों की ये रहे, काफी सालों से ये स्टडी की गई है कि जो लोग मतलब हाथों को अच्छी प्रकार, जैसे खाना खाने से पहले या दिन में कई बार अच्छी प्रकार धोते हैं, जब भी धोते हैं तसल्ली से, यानी आधा मिनट लगा के या से 1 मिनट लगा के पूरी तरह ऊपर नीचे, तो उनको जो है हर प्रकार का फ्लू होने के चांसेस कम रहता है। कृपया इस पर भी प्रतिक्रिया डाले। दूसरा जो चीज कुछ वैज्ञानिकों, हेलो सर, कुछ वैज्ञानिकों का मत ये है कि जैसे कभी कभी कोई भी मान लो कोल्ड हो गया है, तो हम उसको ट्रैक पर लाने के लिए तो ऐसे आहार ले सकते हैं, जैसे गुड़ वाली रोटी, 2 रोटी सुबह सादी सब्जी के साथ खाई और 1 रोटी गुड़ वाली, जो गुड़ वाली बना करके तवे पर आंच पर उसमें अजवाइन वगैरह डाल करके, अजवाइन सौंठ डाल करके और थोड़ा घी डाल करके 1 आधी रोटी दिन में हम ले सकते हैं कभी कभार, या सुबह फीकी चाय। तो ऐसी चीजें कभी कभी ट्रैक पर लाने के लिए उन वैज्ञानिकों का मत है। कृपया आप अपनी प्रतिक्रिया रखें। इनका जो पहला सवाल है कि हैंड हाइजीन को लेकर ये जानना चाहते हैं। अच्छी बात है, और हम सभी कोई भी बीमार, जब हाथों से जो खाना बनाने जा रहा है उसे खाना बनाने से पहले, या जो खाना खाने जा रहा है उसे खाना खाने से पहले अच्छी तरीके से अपने हाथों को साबुन और पानी से कम 20 से लेकर 40 सेकंड तक साफ करें। तो इससे सब तरीके की जो इन्फेक्शन होने की, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल हो, उसकी संभावना काफी कम हो जाती है। जहां तक देखिए आपका भोजन का सवाल है, कभी कभार कोई भी भोजन आप खा सकते हैं, परंतु अगर किसी को शुगर की बीमारी है तो फिर उसको गुड़ का सेवन या मीठी चीजें का सेवन करने से उसका शुगर लेवल बढ़ सकता है। परंतु अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो वो गुड़ भी खाता है या अपना अनाज खाता है या गेहूं या बेसन या कोई भी चीज खाता है, तो उसको कोई उससे कुछ हमेशा एनर्जी मिलती है और उससे किसी तरीके का नुकसान होने की कोई संभावना नहीं। जी डॉक्टर वार्ष्णेय, अब पूरी दुनिया में वैक्सीन के आने की आहट है। भारत में भी लोग उत्सुकता से वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार की घड़ियां कम हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों के जहन में थोड़ी सी लापरवाही भी आ रही है। उन्हें लगता है कि अब तो वैक्सीन आने ही वाली है, कोरोना अब जाने ही वाला है। ऐसे में कहीं न कहीं थोड़ी सी सुस्ती आ गई है। सरकारी दिशा निर्देशों के पालन को लेकर कार्यक्रम में समय कम है। ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे आप? मैं फिर से देखिए हर एक व्यक्ति को सलाह भी दूंगा, उसको रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अभी कोरोना की लड़ाई लंबी चलने वाली है, वैक्सीन आने वाली है। वैक्सीन आने के बाद भी बहुत समय लगेगा देश को, हमें सबको टीकाकरण करने में, इलाज करने में। और ये मान के चलिए कि जब तक ये संभव नहीं हो पाता तब तक आगे के 1-2 साल तक आपको जो भी सुरक्षा के साथ सभी चीजें हैं वो करनी है। आपको मास्क नहीं उतारना है, आपको सामाजिक दूरी बना के रखनी है, भीड़ भाड़ इलाकों से जहां तक है बचने की कोशिश करें, अपने हाथों की अच्छी तरीके से सफाई करें। और जब ये देखिए डिक्लेयर हो जाता है कि ये वायरस अटेन्यूएट हो, कम हो गया, ये पूरी तरीके से कम हो गए, मरीज के नए केस आने कम हो गए, लोग अस्पताल में बीमार पड़ने कम हो गए कोरोना की वजह से, उस समय ही आप अपने को सुरक्षित समझिए। तब तक तो सावधानी रखना बहुत जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल सावधानी बहुत जरूरी है। डॉक्टर वार्ष्णेय, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद आप। तो जैसा कि डॉक्टर वार्ष्णेय बता रहे हैं कि ठीक है, वैक्सीन के आने में थोड़ा समय है, लेकिन वैक्सीन के आने के बाद भी कोरोना के साथ जो ये हमारा संघर्ष है ये लंबा चलने वाला है। संयम और संकल्प के सहारे जिस तरीके से अब तक आप सब ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उसी संकल्प और संयम के सहारे आपको आगे भी लड़ना है। मास्क जरूर पहनना है, जहां भी जाइए सुरक्षित दूरी का पालन करिए और अपने हाथ और मुंह को बार बार साफ करते रहिए। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए, खुद संक्रमण से बचिए, अपने परिवार को भी संक्रमण से बचाइए और समाज को जागरूक करने में अपना योगदान भी दीजिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर ए.के. वार्ष्णेय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।